हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्टा क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे आरसीसी डिज़ाइन के। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में मैंने आपको दो क्वेश्चंस दिए थे। तो पहला क्वेश्चन है, फॉलोइंग लोड्स आर एट द सर्विस कंडीशन। सर्विस कंडीशन पर आपको लोड दे रखे हैं। वर्किंग लोड भी इनको कहा जाता है या सर्विस लोड आप इनको कह सकते हैं। ठीक है। डेड लोड 450 न्यूटन पर मीटर का है। लाइव लोड आपको 500 न्यूटन पर मीटर का है। विंड लोड आपको बताया गया है और अर्थक्वेक लोड आपको बताया गया है। द डिजाइन लोड फॉर द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स विल बी। जिस लोड के लिए आप डिजाइन करते हैं उसको डिजाइन लोड कहते हैं। ठीक है। तो डिजाइन लोड के कॉम्बिनेशन जो आईएस कोड के अंदर कॉलैप्स के लिए बताए गए हैं वो हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी देखे थे। ठीक है। फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 लाइव लोड, ये पहला कॉम्बिनेशन बन जाएगा। डेड लोड क्वेश्चन के अंदर 450 था, लाइव लोड 500 था। वैल्यूज आपने पुट की, 1425 आ गया। दूसरा जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ स्टेबिलिटी के बारे में कोई बोला नहीं गया है, तो 1.5 डेड लोड लेंगे और 1.5 विंड और अर्थक्वेक में से जो बड़ा होगा वो लेंगे। तो विंड और अर्थक्वेक में से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन गवर्न कर रहा है, विंड गवर्न कर रहा है। तो विंड की वैल्यू 250 है। ठीक है। तो यहाँ पर यदि आप 250 डालोगे तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, ठीक है, हमें इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि 450 और 500, पहले 500 वाली जो वैल्यू थी वो बड़ी थी आपके पास में लाइव लोड की कैलकुलेशन के दौरान। तो ये आपका जो आंसर निकलेगा इस जगह से 1050, ये डेफिनेटली इससे छोटा आएगा। ठीक है। तो आप सब्जेक्टिव एग्जाम में तो कैलकुलेशन शो करो, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आप थोड़ा देख लिया करो, उससे कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। तो 1.2 डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड और अर्थक्वेक में से फिर से बड़ा। ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेशंस करते हैं। 1440 आ रहा है। तो तीनों कॉम्बिनेशन से जो सबसे वर्स्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है वो आपका थर्ड कॉम्बिनेशन है, 1.2 फैक्टर के साथ डेड लोड प्लस लाइव लोड एंड विंड लोड और अर्थक्वेक लोड, विच एवर इज मैक्सिमम। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जो मैक्सिमम है उसी के कोरस्पॉन्डिंग डिजाइन करना होगा। तो 1440 विल बी द आंसर। ठीक है। कुछ बच्चों ने आंसर्स भी दिए थे, करेक्ट आंसर थे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैंने बोला गया था कि आरसी बीम जो है, इट इज हैविंग द विड्थ ऑफ 300 mm, सपोर्ट सेक्शन इज रेनफोर्स्ड विद 3 बार्स ऑफ 20 mm डायमीटर। इफेक्टिव डेप्थ 600 mm आपको दिया गया है, 8 mm की डायमीटर है। 2 लेग स्टिरअप्स आपको यूज करना है। स्पेसिंग आपको 200 mm की दे रखी है। ठीक है। तो सारा डेटा यहाँ पर आपको दे दिया, रेनफोर्समेंट का भी और ग्रेड कंक्रीट की स्टील की बता रखी है। ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा गया है कि द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सपोर्ट सेक्शन विल बी, सपोर्ट पर शेयर स्ट्रेंथ कितना होगा। तो सपोर्ट पर जो शेयर स्ट्रेंथ मिलेगा उसमें दो कंट्रीब्यूशन आप देखेंगे। एक तो है आपका कंक्रीट सेक्शन की वजह से, जो आरसीसी सेक्शन है उसकी वजह से, और दूसरा कंट्रीब्यूशन आएगा जो शेयर स्टिरअप्स आप प्रोवाइड कर रहे हो उसकी वजह से। ठीक है। तो आरसीसी सेक्शन की जब आप कैपेसिटी निकालने जाओगे तो आपको टाउ यूसी की जरूरत पड़ेगी, और टाउ यूसी निकालने के लिए आपको टेबल 19 में जाना पड़ेगा, जो कि एलएसएम के लिए टेबल आपको आईएस कोड 456 में दिया गया है। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर अगर आईएस कोड नहीं देता है तो वो इस तरीके से भी आपको डेटा दे देता है, 100 AST डिवाइड बाई BD। ये बेसिकली परसेंटेज ऑफ द टेंशन रेनफोर्समेंट है, और टाउ सी की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। तो आईएस कोड टेबल 19 में आपको जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, परसेंटेज टेंशन रेनफोर्समेंट निकालेंगे। तो परसेंटेज टेंशन रेनफोर्समेंट के लिए 3 बार आपको 20 की दे रखी थी, ये मेन रेनफोर्समेंट है, लॉन्गिट्यूडनल बार। स्मॉल बी और स्मॉल डी आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन था, तो 0.5236 परसेंटेज आ गया। ठीक है। अब इस टेबल के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर M20 ग्रेड के कोरस्पॉन्डिंग डेटा आपको यहाँ पर दिया गया है, और वो डेटा है 50.50.75 के बीच में आ रहा है आपका, है ना। तो यहाँ पर आपको इंटरपोलेशन करना पड़ेगा। इंटरपोलेशन के बाद वैल्यू आ जाएगी 0.487 MPa। ठीक है। अगर कभी जैसे एग्जाम आप दे रहे हो और एग्जाम के अंदर आपके पास में इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कैलकुलेशन करने का, मान लो गेट एग्जाम है, ठीक है, कुछ लास्ट बचे हुए मिनट्स के अंदर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और आपके पास में 0.52 आया, तो आप देख सकते हो 0.52 किसके ज़्यादा करीब है, 0.50 के करीब है, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 0.48 के आसपास आएगी। तो 0.48 या 0.49, ठीक है, इस तरीके से आप वैल्यू को एज्यूम कर सकते हो सीधा, ठीक है, कैलकुलेशन में, ताकि आप नियरेस्ट आंसर तक तो पहुंच जाए। ठीक है। तो ऐसी आप ट्रिक लगा सकते हैं अगर आपके पास में टाइम कम होता है तो, अदरवाइज हमेशा एग्जैक्ट कैलकुलेशन करो अगर टाइम आपके पास सफिशिएंट होता है। वी यू सी अगर आप निकालोगे तो टाउ यू सी मल्टीप्लाइड बाई BD हो जाएगा, यानी कि जो कंक्रीट सेक्शन है, जो आरसीसी सेक्शन है, वो कितना शेयर ले सकता है, 87.66 किलो न्यूटन का शेयर ले सकता है। ठीक है, मैक्सिमम। और जो शेयर स्टिरअप्स डाल रहे हैं उसकी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, 0.87 FIS ASV मल्टीप्लाइड बाई D अपॉन SV। तो यहाँ से कैलकुलेशन आई 108.89, और जो आपने आरसीसी सेक्शन की कैपेसिटी निकाली थी वो 87.66 था। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कैपेसिटी आ जाएगी आपको गिवन सेक्शन की, तो वो आंसर आ रहा है 196.55 किलो न्यूटन। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे, ये उल्टा क्वेश्चन था बेसिकली, जिसके अंदर आपसे जो है अल्टीमेट शेयर कैपेसिटी पूछ ली कि कितना शेयर स्ट्रेंथ इसकी होगी, तो 196.55 किलो न्यूटन आंसर आ रहा है।
ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। डिजाइन द बीम फॉर द शियर एट द सपोर्ट फॉर द अरेंजमेंट ऑफ द टेंसाइल रेनफोर्समेंट गिवन इन द फिगर। टेक बी इज इक्वल टू 300 mm, स्मॉल डी इज इक्वल टू 550 mm, एफ वाई आपको 250 MPa दिया हुआ है, वी यू आपको सपोर्ट पर 250 किलो न्यूटन आपको दिया हुआ है, और M20 ग्रेड की कंक्रीट मेंशन है। देखो पहले पूरे अरेंजमेंट को समझ लो कि एग्जैक्टली क्वेश्चन के अंदर चल क्या रहा है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर क्या किया गया है कि आप लोग जब रेनफोर्समेंट देते हो किसी सिंपली सपोर्टेड बीम में, मान लो, तो मैक्सिमम मूवमेंट कहाँ आता है? मैक्सिमम मूवमेंट आता है सेंटर पर। तो रेनफोर्समेंट की आपको यहाँ जरूरत होती है। जैसे जैसे आप मिड वाले पार्ट से दूर जाते जाओगे, यानी कि सपोर्ट की तरफ जाओगे, तो आपको जो मूवमेंट आएगा वो कम लगेगा। मूवमेंट कम आएगा तो एएसटी की रिक्वायरमेंट कम होगी। तो क्या किया जाता है कि आप लोग कुछ दौरान के बाद इसको जो है आप इसको बेंड कर सकते हैं। इसकी भी डिज़ाइन होती है, प्रॉपर डिज़ाइन की जाती है। तो आपने जहां पर बेंड किया है तो इसमें आप कंप्लीटली सारा रेनफोर्समेंट बेंड नहीं करते हैं, कुछ रेनफोर्समेंट, ठीक है, एटलीस्ट 50% ऑफ द रेनफोर्समेंट शुड कंटिन्यू एट द सपोर्ट। ठीक है, कम से कम 50% रेनफोर्समेंट कंटिन्यू होना चाहिए सपोर्ट तक। ठीक है, तो यदि आप कोई सेक्शन जहां पर आपको दिया गया है उस जगह पर यदि आप बार्स देखोगे तो कुछ बार्स बेंड हो चुकी है, तो इस वजह से रेनफोर्समेंट के अंदर आपको टोटल नहीं लेना होगा। सेक्शन बेसिकली आप जब यहाँ देखोगे जहां पर आपको वीयू वगैरह बता रखा है, तो इस जगह पर जो रेनफोर्समेंट है वो 4 बार 25 की है, ना कि टोटल इतना है। ठीक है, बस इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। एसवी आपको क्वेश्चन में जो बेंट अप बार्स हैं उनके बीच में आपको गैपिंग बता रखी है कि दो दो बार्स को आपने बेंट किया है, और 700 mm की स्पेसिंग उनके बीच में आपने रखी है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग नॉमिनल शियर स्ट्रेस निकाल लेते हैं। नॉमिनल शियर स्ट्रेस के लिए 250 किलो न्यूटन का लोड गिवन था, स्मॉल बी और स्मॉल डी गिवन था, 1.52 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आपको बेसिकली एक तो टाउ यूसी निकालना है। तो टाउ यूसी निकालने के लिए आपको ग्रेड की जरूरत पड़ती है, जो कि क्वेश्चन में M20 है। और रेनफोर्समेंट आप पूरा ये मत ले लेना, क्यों? क्योंकि सेक्शन जहां पर आप चेक कर रहे हो वहां पर रेनफोर्समेंट आपका सिर्फ 4 बार/25 की है। तो जब परसेंटेज टेंशन रेनफोर्समेंट निकालोगे इस सेक्शन पर शियर स्ट्रेंथ की जानकारी लेने के लिए, तो आपको बेसिकली 4 बार 25 की यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 4 बार 25 की आपने यहाँ पर यूज किया। ठीक है, परसेंटेज टेंशन रेनफोर्समेंट निकालने के लिए 1.19% आ गया। टेबल 19 में जाएंगे आईएएस कोड में, और 1 से 1.25% के बीच में M20 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को रीड करेंगे, फिर इंटरपोलेशन करेंगे और वैल्यू आ जाएगी 0.658 न्यूटन पर mm स्क्वायर। है ना, पूरा डिटेल में हम प्रोसीजर कई बार डिस्कस कर चुके हैं, रेगुलर क्लासेस में भी और यहाँ वीडियोस में भी। ठीक है, तो आप लोग आईएएस कोड में जरूर जाकर के चेक करो वैल्यूज। ठीक है, प्रैक्टिस करो, 0.658 आपको मिल जाएगा। ठीक है, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ हम जानते हैं टाउ यूसी मैक्स, जो कि डायगोनल कंप्रेशन फेलियर पर बेस्ड है। ठीक है, तो टाउ यूसी मैक्स की वैल्यू M20 ग्रेड के लिए 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है एलएसएम के अंदर। ठीक है, तो इन दिस क्वेश्चन यू कैन से कि टाउ यूसी जो है टाउ यूवी बड़ा है टाउ यूसी से, और टाउ यूसी मैक्स से छोटा है। जो वैल्यूज आपकी आई है वो 1.52 आई है, और 0.658 टाउ यूसी आया है, और टाउ यूसी मैक्स एज पर द कोड आपने रीड कर लिया है, वो 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। देखो, शेयर स्टीरअप्स की डिजाइन करने से पहले आपको बेसिकली यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कितने फोर्स के लिए शेयर स्टीरअप्स डालने की रिक्वायरमेंट है ना, लेकिन शेयर रेनफोर्समेंट आपको डालने की रिक्वायरमेंट है। तो शेयर रेनफोर्समेंट अलग अलग फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है, कई बार डिस्कस किया है हमने, इन द फॉर्म ऑफ इंक्लाइन shear stirrups, in the form of vertical shear stirrups, or in the form of bent up bar with the shear stirrups। ठीक है, तो बेंट अप बार कभी भी अकेले प्रोवाइड नहीं होता है, क्योंकि 50% की भरोसा करते हो आप बेंट अप बार पे। ठीक है, आईएएस कोड ने बोला हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग वो निकाल लेते हैं कि कितना फोर्स होगा जिसके लिए आपको शेयर एनफोर्समेंट देना है। ठीक है, तो 250 किलो न्यूटन का लोड, ये तो गिवन लोड था, टाउ यू वी यू वी था, और वी यू सी निकालोगे तो टाउ यू सी मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय डी किया, किलो न्यूटन में चेंज किया, 10⁻³ लगा के 141.43 किलो न्यूटन आ गया। अब आईएएस कोड क्या कहता है कि 141.43 का 50% आप बेंटअप बार से मांगने जाओगे। ठीक है, यानी कि बेंटअप बार से आप बोलोगे कि भाई इतना बेंटअप बार रजिस्ट कर सकता है क्या, तो बेंटअप बार की कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी कि बेंटअप बार कितना रजिस्ट करेगा। अगर वो इसके आधे से ज्यादा लोड रजिस्ट कर पाता है तो ये आधा लोड बेंटअप बार को दे देंगे। ठीक है, और बचे हुए आधे के लिए स्टीरअप्स के लिए डिजाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट रहता है। तो आगे चलते हैं, बेंटअप बार की कैपेसिटी देख लेते हैं कि बेंटअप बार कितना जो है रेजिस्टेंस देगा। तो 0.87 FY, ठीक है, ASV मल्टीप्लाइड बाय डी अपॉन SV मल्टीप्लाइड बाय साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। यहाँ SV जो है ये बेसिकली इनके बीच की डिस्टेंस है बेंटअप बार की, और ASV क्या है कि कितना बार आपने बेंट किया है।
ठीक है। तो आपने जो बेंट बार यहाँ पर किए है ये आपने मल्टीपल सेक्शन पे किए, तो इस सेक्शन पर जो आपने एक सेक्शन पर जो बेंट अप बार आपने किया है तो उसका रेनफोर्समेंट कितना है, 2 बार से 20 की। ठीक है। ये जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है 250 ग्रेड का दिया गया था। ठीक है। और ये फॉर्मूला हम क्लासेस में डिराइव कर चुके हैं मल्टीपल लोकेशन वाला। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आ गया 237.27। और यहाँ क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है। ठीक है। अगर फिगर में मैंने नहीं दिया तो ये नोट कर लेना, अल्फा जो एंगल है बेंट अप बार का, ठीक है, मेन लॉन्गिट्यूडनल बार से, वो 45 डिग्री क्वेश्चन के अंदर मेंशन है। ठीक है। अगर नहीं मेंशन हो तो आप फिर अज्यूम कर लेना कि लेट्स प्रोवाइड दिस एट द 45 डिग्री एंगल। ठीक है। तो एज पर द शेयर डिजाइन कंसेप्ट, शेयर एनफोर्समेंट यहाँ पर बेंट अप बार इतना ले पा रहा है 237.27 देना, हमको हमें सिर्फ भरोसा 70.715 के लिए करना है तो पूरा बेंट अप बार को दे सकते हैं, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 70.715 से ज़्यादा है। ठीक है। बचे हुए लोड के लिए यानी कि 70.715 के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग शेयर स्टिरअप्स प्रोवाइड कर देंगे। तो अब हमें शेयर स्टिरअप्स की डिज़ाइन देखनी पड़ेगी। तो शेयर स्टिरअप्स की जब आप डिज़ाइन देख रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पर डिफरेंस भी देख सकते हैं ना कि 1.52 और 0.658 का डिफरेंस क्या है। ठीक है। तो अगर आप डिफरेंस देखें तो ये डिफरेंस आ रहा है 0.862, इसका आधा हमने बेंट अप बार को दे दिया है और आधा बचा हुआ जो आधा है वो ग्रेटर देन 0.4 है। तो आपको जो मैं बार बार बोलता हूँ, आपकी डिज़ाइन से जो एस वी आएगा, अभी ये 0.4 से ज़्यादा है, इस वजह से एस वी कम आएगा। तो डिज़ाइन वाली कैलकुलेशन जब आप करोगे तो आप देख भी लेना। ठीक है। तो डिज़ाइन की कैलकुलेशन कर लेते हैं। बचे हुए फोर्स 70.715 के लिए आपको शेयर स्टिरअप देना पड़ेगा। ठीक है। तो शेयर स्टिरअप्स के लिए जब डिज़ाइन कर रहे हैं, एफ वाई आपका 250 है। ठीक है। ए एस वी 2 लेग्ड 6 mm बार से हम ट्राई कर रहे हैं। ठीक है। 550 डी दिया गया था, एस वी निकाला 95.66 आया। ये 100 mm से छोटा नहीं होना चाहिए एज पर द आईएस कोड। तो अगर कभी 100 mm से छोटा आ जाए तो क्या करेंगे, यहाँ पर डिज़ाइन को रोकेंगे और जो आपने बार डायमीटर दिया था उसको बढ़ा देंगे। तो 6 mm से हमें 8 mm की तरफ जाना चाहिए। आगे कैलकुलेशन शो करने की जरूरत नहीं है कि मिनिमम रेनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट क्या आ रही है। ठीक है। तो मिनिमम से 102 आ रहा है, फिर आप पूरी कैलकुलेशन देखो और फिर यही आपका जो है सेलेक्ट हो। उससे बेटर ये है कि हम लोग आगे इस कैलकुलेशन को ना दिखा करके हम सीधा स्किप कर सकते हैं। तो मैंने ये स्लाइड सिर्फ ये बताने के लिए रखी हुई है कि आप इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि 95 जो था वो छोटा था, उससे अगर कोई बड़ा क्वांटिटी भी आएगा, यानी कि अगर मिनिमम से या फिर 0.75 डी से या 300 से, तब भी वही जीतेगा। ठीक है। और अगर कोई छोटा आ गया तो आप 100 से छोटे में चल ही रहे हो। तो इस वजह से आप लोगों को आगे कैलकुलेशन ये शो करने की वैसे जरूरत होती नहीं है, सीधा हम बार डायमीटर इंक्रीज करके चलेंगे। तो 8 mm की अगर बार डायमीटर ले लें तो यहाँ पर दोबारा से कैलकुलेशन मैंने शो की है 8 mm के साथ, तो जो डिज़ाइन की जो रिक्वायरमेंट पहले 95 आई थी, अब आ रही है 170.06 mm। ठीक है। मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट के लिए जब हम इसको देंगे तो वो आपका 182.20 आएगा। हम डिफरेंस ऑलरेडी देख चुके थे, डिज़ाइन वाला ही जीतेगा, तो डिज़ाइन वाला जीत रहा है। मिनिमम वाला आपका 182.20 आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ से इसको समराइज कर लेते हैं। मिनिमम की जो रिक्वायरमेंट है वो तो आपकी 182.20 आ रहा है, डिज़ाइन से 170.06 आ रहा है, 0.75 डी क्योंकि वर्टिकल शेयर स्टिरअप्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं, 0.75 डी लेंगे। ठीक है। और 300 mm का क्राइटेरिया, इन सब का मिनिमम जो है वो कितना है, 170.06 है। तो 170 से छोटा नंबर कोई भी दे सकते हो। ठीक है। तो राउंड ऑफ कर दिया 170 mm पर हम सेंटर टू सेंटर 8 mm 2 लेग स्टिरअप्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। आईएस कोड की गाइडलाइंस मैंने इसके अंदर आपको शो की है। बेसिकली आप सेक्शन को पकड़ के चले, सेक्शन की कैपेसिटी कितनी है तो उसमें ये डोवेल बार्स आता है, यानी कि मेन लॉन्गिट्यूडनल बार्स आता है। ये जो था ये पूरा लेने की बच्चे गलती करते हैं, ये नहीं लेंगे, इतना लेंगे। और फिर जब आप बेंटअप बार के लिए फोर्स कैलकुलेशन करते हैं तो पूरा क्लास में डेरिवेशन किया हुआ है मैंने कि क्रैक आता है। ठीक है। ये बेंटअप बार के लिए ये टेंशन आएगा, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, ये 45 डिग्री पर क्रैक आता है, इस वजह से ये स्मॉल डी होता है। और जब यहाँ पर आप इसको निकालोगे कैलकुलेशन करके, क्योंकि ये स्मॉल डी चल रहा है आपका, इसको आपने अल्फा बोल दिया तो यहाँ पर ये डी कॉट अल्फा बन जाता है। ठीक है। फिर हम डी अपॉन एस वी जब लिखते हैं तो डी प्लस डी कॉट अल्फा डिवाइड बाई एस वी करते हैं, डी कॉमन आ जाता है, 1 प्लस कॉट अल्फा होता है। और बेसिकली ये जो आपका टी है इसका जब कंपोनेंट लेंगे तो टी साइन अल्फा बनेगा, तो साइन अल्फा वहाँ पे पहले से ही आ रहा होता है, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉट अल्फा और हो जाता है, तो इक्वेशन में आपको साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा नजर आता है। ठीक है। तो बातों ही बातों में मैंने अभी आपको वापस रिवाइज करवा दिया कि किस तरीके से आप डेरिवेशन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, है ना, हमेशा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिजाइन द टेंसाइल एंड द शियर एनफोर्समेंट एट द सपोर्ट फॉर ए कैंटिलीवर बीम एज गिवन इन द फिगर विद द कांस्टेंट विड्थ ऑफ 300 mm। ठीक है।
यहाँ डायमेंशन मेंशन नहीं है तो 300 mm यहाँ पर मिसप्रिंटेड है, mm के अंदर आप इसको ले लो, ठीक है। द डेप्थ ऑफ द बीम इज लीनियरली वेरिंग फ्रॉम 800 mm एट द सपोर्ट टू 350 mm एट द फ्री एंड। द बीम इज लोडेड विद द यूडीएल 330 किलो न्यूटन पर मीटर इंक्लूडिंग द सेल्फ वेट, यूज M20 कंक्रीट एंड FE 415 स्टील। आपको डिजाइन करना है और वो भी दोनों डिजाइन करनी है, टेंशन रेनफोर्समेंट के लिए भी और शियर रेनफोर्समेंट के लिए भी आपको डिजाइन करना है, ठीक है। और अब जब आने वाले जो क्वेश्चन होंगे उसमें हम लोग बेसिकली पूरी डिजाइन करेंगे, यानी कि बॉन्ड एंकरेज वगैरह सबके लिए डिजाइन करेंगे, लेकिन यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो डिजाइन स्टार्ट करते हैं। ये पहली बात तो ये प्रिज्मोइडल सेक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया आपका लगातार चेंज हो रहा है डेप्थ चेंज होने के कारण। ये आपका सेक्शन कौन सा कहलाता है? नॉन प्रिज्मोइडल सेक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर आप अगर शेयर स्ट्रेस निकालने जाओगे तो VU डिवाइड बाई BD नहीं करना होगा, VU प्लस माइनस, ठीक है, MU डिवाइड बाई D मल्टीप्लाइड बाई 10 बीटा, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जब शेयर की कैलकुलेशन करेंगे तब। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं कि आपको बेसिकली रेनफोर्समेंट कितना रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो देखते हैं जरा, यहाँ पर इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम निकालनी पड़ेगी। कैपिटल डी आपको 800 दिया था, इफेक्टिव कवर मैंने 40 mm मान लिया, तो 760 mm का इफेक्टिव डेप्थ यहाँ पर आ गया, ठीक है। ओवरऑल डेप्थ क्वेश्चन के अंदर मेंशन था। अल्टीमेट मूवमेंट या फैक्टर्ड मूवमेंट निकाल रहे हो आप, तो MU WL/2 होगा। WL/2 क्यों होगा? क्योंकि कैंटिलीवर है। यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं, WL² डिवाइडेड बाई 8 कर देते हैं, ठीक है। ये बेसिकली W आपका कैंटिलीवर के अंदर यूडीएल जो दिया हुआ है, W/L लोड लग जाएगा, कहाँ लगेगा? L/2 पर लगेगा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मूवमेंट आएगा वो WL मल्टीप्लाइड बाई L/2 यानी कि WL² डिवाइड बाई 2 आएगा। यहाँ गलती करने से बचे, क्योंकि आपको जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस करवाई जाती है वो सिंपली सपोर्टेड पे करवाई जाती है, फिर बच्चों की हैबिट बन जाती है WL² डिवाइड बाई 8 लिखने की, है ना। एल हमेशा कौन सा होता है? ये आपका इफेक्टिव स्पैन होता है, तो यहाँ पर 3 आपको गिवन था, ठीक है। तो W लेते समय आप LSM में काम कर रहे हो, इसलिए सर्विस लोड जो आपको दिया गया था उस पर लोड फैक्टर लगाना 1.5 का। यहाँ से मूवमेंट आ गया 202.5 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, ये तो मूवमेंट आ गया। अब ये जो मूवमेंट आया इसके कोरस्पॉन्डिंग हम एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे। वो हमेशा कैसे निकलती है? C बराबर T से निकलती है, ठीक है। तो C कितना है? 0.36 FC के B इंटू XU बराबर 0.87 FY/AST। तो XU का फॉर्मूला ये बन जाता है, ठीक है। तो सारा डेटा गिवन है। M20 ग्रेड का कंक्रीट था, विड्थ आपको 300 mm गिवन है, FE 415 स्टील है। तो यहाँ पर AST की फॉर्म में, AST की टर्म्स में जो है XU आ जाएगा। अब AST की टर्म्स में जो आपका XU आया है उसको आप कहाँ रख देंगे? ठीक है, मूवमेंट वाली इक्वेशन में रख देंगे। तो यहाँ पर MU जो था आपके पास में उस इक्वेशन में हमने रख दिया कि MU यानी कि जो अप्लाइड मूवमेंट होगा वो किसके बराबर होना चाहिए? मूवमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी के बराबर होना चाहिए, MOR के बराबर। और यहाँ हम कैलकुलेशन करते समय अंडर इन्फोर्स सेक्शन अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अंडर इन्फोर्स सेक्शन होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करेगा कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आपकी छोटी आ रही है क्या XU लिमिटिंग से। अगर छोटी आ जाए तो अंडर इन्फोर्स सेक्शन बन जाता है, लेकिन XU खुद अभी आपका कैलकुलेट पूरा हुआ नहीं है क्योंकि वो AST पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि अंडर इन्फोर्स सेक्शन है। तो अंडर इन्फोर्स सेक्शन में आप बस ये लिख पाओगे 0.87 FY, है ना। बैलेंस्ड में भी लिख पाते हैं और अंडर इन्फोर्स सेक्शन में भी 0.87 FY लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख दिया। ओवर इन्फोर्स में नहीं लिख पाते हो आप, ठीक है। और ओवर इन्फोर्स कभी डिजाइन होता भी नहीं है, ठीक है। उसके अगर आपको मोमेंट रजिस्टिंग कैपेसिटी ज्यादा जो है रजिस्ट करवानी होती है तो फिर डब्ल्यू के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाय AST स्मॉल d माइनस 0.416 XU लिया जो कि इतना आया था, ठीक है। तो AST आपको यहां से मिल गया 795.58। ये जो 795.58 है इसको आपने XU की इक्वेशन में वापस पुट कर दिया तो 133.02 mm ये आपका XU आ गया, यानी कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आ गई। इसको हम चेक लगा देंगे किसके साथ? लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के साथ, क्योंकि आपने अजम्पशन लिया था सॉल्व करने से पहले। तो 0.48D किसके लिए होगा? FE 415 के लिए होगा। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जब हम ये चीजें कैलकुलेट करते हैं तो हम किसी सेक्शन में होते हैं, किसी पर्टिकुलर सेक्शन में, और कौन सा सेक्शन है जहां हम स्टडी कर रहे हैं ये वो पॉइंट है। क्यों इसी सेक्शन पर क्यों स्टडी कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि कैंटिलीवर में मैक्सिमम मूवमेंट कहाँ आता है? ठीक है, फिक्स एंड पर आता है। अगर आप सिंपली सपोर्टेड बीम स्टडी कर रहे होते हैं तो फिर आप सेंटर पर कर रहे होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम मूवमेंट कहाँ आता है? सेंटर पर आता है। तो सेक्शन आपका इस जगह का होता है। फिर आपका बीम सेक्शन चाहे वेरी हो रहा हो, ठीक है, प्रिज्मोइडल हो नॉन प्रिज्मोइडल हो, फिर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेक्शन हमारा यहाँ पर फिक्स हो गया। तो आपकी कैलकुलेशन इसके हिसाब से चलेगी, 800 के हिसाब से। तो 0.48 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल डी आपका 760 है, क्योंकि 800 टोटल दिया गया था, ठीक है। तो 364.8 mm आ जाएगा। तो XU जो है यहाँ पर कैसा है? XU लिमिटिंग से छोटा है। ये तो आपका XU लिमिटिंग आया, XU आपका 133 है, तो बेसिकली छोटा है, तो अंडर इन्फोर्स सेक्शन प्रूव हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमने कैलकुलेशन की है वो करेक्ट है।
अजम्पशन हमने लिया था उसको हमने चेक भी करा दिया, ठीक है। अब आपने जो रेनफोर्समेंट निकाला है उस रेनफोर्समेंट को हमको मिनिमम और मैक्सिमम रेनफोर्समेंट के बीच में चेक करना पड़ेगा। तो बीम के अंदर जो मिनिमम रेनफोर्समेंट है उसकी इक्वेशन है 0.85 अपॉन FY इज इक्वल टू AST अपॉन BD। यहाँ पर आपने डेटा पुट किया, ठीक है, AST आ गया 466.99। अगर मैक्सिमम रेनफोर्समेंट देखेंगे तो 0.04 कैपिटल B कैपिटल D है ना, कैपिटल D का ध्यान रखना, या स्मॉल d होता है मिनिमम के अंदर और मैक्सिमम में कैपिटल D, ठीक है। तो वैल्यू पुट की 9600 mm स्क्वायर आया है। आपने जो डिजाइन से प्रोवाइड किया वो 795 है, जो कि मिनिमम से तो बड़ा है और मैक्सिमम से छोटा है, इसका मतलब ओके है, ठीक है। हम आगे बढ़ सकते हैं। तो 3 बार अगर आप 20 mm की प्रोवाइड करोगे, 20 mm का जो एरिया है वो 314 होता है, तो 314 मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो 942 आ जाएगा, ठीक है। तो 942 यहाँ पर आप एरिया प्रोवाइड कर रहे हो, रिक्वायरमेंट 795.58 की थी। नाउ दिस सेक्शन इज ओके, ठीक है, एज पर द फ्लेक्सर क्राइटेरिया। अब हमें जाना पड़ेगा शेयर रेनफोर्समेंट की डिजाइन के लिए, है ना। तो कि शेयर रेनफोर्समेंट देना भी है या नहीं देना है, तो हमें सबसे पहले नॉमिनल शेयर स्ट्रेस निकालनी पड़ेगी। तो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस हम जानते हैं नॉन प्रिज्मेटल सेक्शन में आप फॉर्मूला लगाते हो VU प्लस माइनस MU/D tan बीटा, और यहाँ माइनस लिया जाएगा, क्यों? क्योंकि मूवमेंट बढ़ रहा है जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में डेप्थ भी बढ़ रही है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में मूवमेंट बढ़े, ठीक है, और डेप्थ भी बढ़ जाए तो आप वहां पर फिर फॉर्मूले में माइनस साइन लेते हैं, ये IS कोड ने बताया हुआ है, ठीक है। तो 135 किलो न्यूटन ये कैसे आया? इसके लिए हमने फैक्टर्ड शेयर फोर्स निकाला, ठीक है। ये कैसे निकलेगा कि अगर UDL लगता है कैंटिलीवर पर तो शेयर फोर्स मैक्सिमम कहां पर आता है? वो आता है सपोर्ट पर, और कितना आता है? अप्लाइड फोर्स के बराबर आता है, WL के बराबर। तो WL मल्टीप्लाइड बाय 1.5, ये लोड फैक्टर लगाया, ठीक है, तो 135 किलो न्यूटन आ गया। तो 135 किलो न्यूटन VU है, MU की जगह पर आपने 202.5 पुट किया, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ न्यूटन mm में कन्वर्ट करवा लिया, स्मॉल d से डिवाइड किया 760 mm, मल्टीप्लाइड बाय 10 बीटा। 10 बीटा बेसिकली ये दो एजेस होती हैं ये वाली, ठीक है, एक तो टेपर्ड वाली एज है और ये बेसिकली इन दोनों के बीच का एंगल होता है, ठीक है। तो बीटा जो है वो बेसिकली इन दोनों एजेस के बीच का एंगल है। तो बीटा जब निकालने जाएंगे तो आपको इस डेप्थ की जरूरत पड़ेगी, और ये वाली डेप्थ कितनी हो जाएगी? 800 में से 350 माइनस कर देंगे, ठीक है। 800 में से 350 माइनस कर दोगे तो 450 आ जाएगा। अब इस ट्राइंगल को यदि आप देखोगे, इस ट्राइंगल को, तो इस ट्राइंगल के अंदर 10 बीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस है, यानी कि 450 डिवाइड बाय 3000 है, ठीक है। बी स्मॉल बी 300 है, स्मॉल डी 760 है, 0.42 न्यूटन पर mm स्क्वायर क्या आ जाएगा? ये आपका टाउ UV आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना पड़ेगा टाउ UC कितना है। टाउ UC के लिए हमें परसेंटेज टेंशन रेनफोर्समेंट देखना पड़ेगा, ठीक है। तो परसेंटेज टेंशन रेनफोर्समेंट देख लेते हैं, जो सेक्शन पे दिया है, 3 बार दी है 20 की, ठीक है। परसेंटेज टेंशन रेनफोर्समेंट 0.413% आ गया। IS कोड में जाएंगे टेबल 19 में और जाकर के रीड करेंगे, ठीक है। किन दो वैल्यूज के बीच में रीड करोगे? 0.5% और 0.25% के बीच में, ठीक है। इन दोनों के बीच में जाकर के टाउ UC हम रीड करेंगे, और रीड करने के बाद इंटरपोलेशन करेंगे, 0.438 आ जाएगा, ठीक है। तरीके मैं आपको बता चुका हूँ, टेबल 19 में जाना क्योंकि LSM चल रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जो आपने ये टाउ UC निकाला है, ठीक है, वो आपका निकला है 0.438, और टाउ UV आपका 0.42 था। इसका मतलब जो अप्लाइड शियर स्ट्रेस है वो फुल कैपेसिटी से तो छोटी है, लेकिन अगर आप इसका क्या कर दें, इसका अगर आप 50% कर दें तो 50% लगभग 0.22 के आसपास आएगा, तो 50% से तो ज़्यादा है। इसका मतलब डिज़ाइन की तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, हमें मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। तो डिज़ाइन कैलकुलेशन नहीं होगी, मिनिमम चेक करेंगे, 300 mm से चेक करेंगे, और वहाँ पर 0.75 D से चेक किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकल स्टीरअप्स हम प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। 0.87 FI SV D अपॉन SV इज इक्वल टू 0.4 BD। SV निकाला 300.8 mm आ रहा है, ठीक है। और हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया कि 2 लेग्ड 8 mm बार्स हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से ये 570 आया, ये 300 mm आया, तो आपकी ये स्पेसिंग ज़्यादा आती है ना। तो मैंने आपको बोला हुआ है बेस्ट डिज़ाइन ये होती है कि हम 8 की जगह यहाँ पर 6 कर दें और फिर 6 से फिर कैलकुलेशन कर लें। तो आपकी स्पेसिंग 100 से 300 के बीच में यदि रहेगी ना तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो मैंने कैलकुलेशन कर दी, एक बार शो कर दी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एग्जाम में भी लेजी हो सकते हैं कि नहीं शो करे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि IS कोड बोलता है कि 300.8 इन सब का मिनिमम लेना है, तो 300 पे प्रोवाइड कर देंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपको क्रिटिकल सेक्शन आइडेंटिफाई करना है शेयर के लिए लेफ्ट और राइट सपोर्ट पर, ठीक है। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो बीम आपको दी गई है उसमें लेफ्ट सपोर्ट तो आपका ऊपर की तरफ से है,
और जो राइट सपोर्ट है वो नीचे की तरफ से है। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा स्टडी करवाया हुआ है क्लासेस के अंदर, रेगुलर क्लासेस में, कि क्रिटिकल सेक्शन फॉर द शेयर कहाँ अकर करता है। ठीक है, तो आपको बताना है सेक्शन 1-1 पे अकर करेगा या 2-2 पे करेगा, 3-3 पे करेगा या 4-4 पे करेगा। ठीक है, तो जो आपका क्रिटिकल सेक्शन लेफ्ट सपोर्ट के लिए वहाँ ऑप्शन 1 या 2 है, और क्रिटिकल सेक्शन जो राइट के लिए है वहाँ पर ऑप्शन 3 और 4 है। ठीक है, तो इनमें से आप आंसर जो है निकालें। ठीक है, जो मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में दी हुई है उससे, और कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सिंपली सपोर्टेड बीम 300 mm वाइड एंड 500 mm डीप। ठीक है, to the center to center the tensile reinforcement is provided with 6 bars of 22 mm dia. The maximum shear force for the beam is 140 kilonewton. ठीक है, one bar is bent up to resist the part of shear. Percentage of the tensile steel available near the support is, आपको पूछा गया है what is the percentage of the tensile reinforcement available near to the support। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर ये मैंने लिखा नहीं है, आप लोग इसको करेक्ट करके लिख लेना कि ये इफेक्टिव डेप्थ है। ठीक है, तो इफेक्टिव डेप्थ यहाँ मेंशन करना जरूरी हो जाएगा, अदरवाइज आप इसको फिर टोटल डेप्थ समझोगे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सब लोग जब आंसर निकालें तो इफेक्टिव मानते हुए इसको आंसर निकालें। वैसे अगर एज इट इज क्वेश्चन दिया जाएगा तो ये टोटल माना जाता है, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जब आप कमेंट करेंगे मुझे आंसर्स, तो आप इसको इफेक्टिव डेप्थ लेकर के कमेंट करो। मैं नहीं चाहता कि बच्चे अलग अलग कमेंट करें, इफेक्टिव कवर को अलग अलग एज्यूम करें। तो अगर सिंगल आंसर सेम आंसर चाहते हैं हम लोग, तो इसको इफेक्टिव डेप्थ मान करके आप लोग मुझे आंसर बताना। टेंसाइल स्टील बतानी है सपोर्ट पर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग प्लान कर रहे हैं डिजाइन फॉर द बॉन्ड एंड एनकरेज, इसके क्वेश्चन देखेंगे। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के क्वेश्चन देखेंगे। डिफ्लेक्शन एंड क्रैक में कंप्लीट बीम डिजाइन हम लोग देखने वाले हैं WSM एंड LSM थ्योरी से। उसमें हम लोग देखेंगे डिजाइन करते समय कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, और कोई भी क्वेश्चन जो एग्जाम में किसी भी एग्जाम में आया हो, AN के अंदर, मेंस के अंदर, ESE मेंस के अंदर, गेट के अंदर, आप लोग मुझे सेंड करें। ठीक है, तो हम अब उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आज हम लोग इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।